स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बड़ी खबर जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, मुरादनगर में शमशान घाट में जो हादसा हुआ था उसका मुख्य आरोपी भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। ठेकेदार अजय त्यागी, जिसने लेंटर बनवाया था, जिसने काम करवाया था, उसे भी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरह से अब कुल मिलाकर जो 4 नामजद आरोपी थे, सबके सब पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। तो फरार चल रहा था अजय त्यागी और उस पर एसएसपी ने बकायदा 25,000 के इनाम की घोषणा भी कर रखी थी। तो फिलहाल अब ये भी गिरफ्तार हो गया है, क्योंकि इसकी लापरवाही की वजह से या कहें कि इसके घोटाले घपले की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे में मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही थी। बकायदा 25,000 का इनाम घोषित था। तो आखिरकार अजय त्यागी भी गिरफ्त में आ गया है। तो हादसे के बाद से ही ये फरार चल रहा था और अब जबकि गिरफ्तारी हो गई है तो अदालत में पेशी होगी। हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। तो अमित, अब इस तरह से 4 नामजद अब गिरफ्त में पुलिस के। चलिए अमित, हम कोशिश करते हैं फिर से आपसे बातचीत करने की। तो जो घटना सामने आई थी उसके बाद यही सीधे सीधे सवाल उठे कि जो निर्माण कार्य कराया गया था वो बहुत ही घटिया स्तर का था। इतनी बुरी तरीके से वो हादसा हुआ जिसने 25 लोगों की जान ले ली, क्योंकि 2 महीने पहले का ऐसा नहीं कि जो लेंटर वहां पर बनाया गया था बहुत ज्यादा पुराना था। दरअसल मुरादनगर में एक बुजुर्ग की मौत के बाद लोग वहां पर अंतिम संस्कार के लिए गए थे। तो इसी दौरान बारिश हुई, तो बारिश से बचने के लिए जो लेंटर वहां पर डाला गया था, एक जो छत वहां पर बनाई गई थी, लोग उसके नीचे आ गए। लेकिन उनको क्या पता था कि बारिश से बचने की कोशिश करते करते वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। तभी वो लेंटर ढह गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे ईंट, कंकर, रेत, बहुत सारी सामान था। इतना भारी वो लेंटर था कि 25 लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। तो सीधे सीधे उंगलियां ठेकेदार पर उठी जिसने ये निर्माण कराया था। तो घटना के बाद 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। 3 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी और उसके बाद ठेकेदार अजय त्यागी फरार चल रहा था। तो उस पर एसएसपी ने 25,000 का इनाम घोषित किया था और आखिरकार इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है मुरादनगर शमशान घाट हादसे से जुड़ी हुई। तो हादसे के बाद से ही इसको ढूंढने की कोशिश हो रही थी। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, सोचिए जरा, क्योंकि लेंटर की अगर हम बात करें तो इतनी मजबूत छत होती है कि कितने भी बड़े वजन को ये सह लेती है। लेकिन जब घोटाला, घपला और लालच आ जाए तो ऐसा घटिया निर्माण होता है और यही यहां पर भी हुआ। अमित हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। तो अमित, बड़ी कामयाबी है क्योंकि यही मुख्य आरोपी था जो फरार था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक भयानक हादसा हुआ जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तभी से ही पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। हालांकि 3 जो नामजद आरोपी थे उसमें निहारिका सिंह और उसके साथ जो जई और जो सुपरवाइजर थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं इसके अजय त्यागी की तलाश में भी लगातार पुलिस दबिश डाल रही तलाश में। लेकिन खुद अजय त्यागी भी कोर्ट में सरेंडर करना चाह रहा था वकीलों के माध्यम से, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। वहीं इसकी बात जांच की जा रही है कि अजय त्यागी के कहां टेंडर चल रहे हैं, कहां इसका निर्माण चल रहा है, ताकि उन सभी निर्माणाधीन चीजों की जांच की जा सके और कोई ऐसा हादसा दोबारा न दोहराया जा सके। अमित, क्योंकि 25,000 का इनाम इस पर रखा था एसएसपी ने और इसके अलावा एक स्पेशल टीम बाकायदा इसके लिए गठित की गई थी, तो किस तरह से कामयाबी मिली, कैसे ये जानकारी मिली कि कहां पर ये छिपा हुआ है? जी बिल्कुल, जब से हादसा हो रहा तभी से त्यागी जो था, अजय त्यागी था, वो फरार चल रहा था। ऐसे में 3 गठित की गई थी टीमें जो पुलिस के गाजियाबाद कप्तान की तरफ से, और तीनों ही टीम लगी हुई थी। ऐसे में गाजियाबाद कप्तान ने 25,000 रुपए का इनाम इसके ऊपर भी घोषित किया और उसके चंद घंटों बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये अपने वकील के पास मिलने जा रहा था, क्योंकि वकील से सलाह करने के बाद ही ये तय कर रहा था कि ये कोर्ट में समर्पण करेगा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। चलिए, तो आत्मसमर्पण की कोशिश में, फिराक में था, लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब आगे कार्रवाई के तहत अदालत में पेश किया जाएगा। शुक्रिया अमित। तो 4 नामजद आरोपी, यानी कि जिनके नाम पर मुकदमे दर्ज है, जिन पर आरोप है, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय त्यागी ये ठेकेदार है जो फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, क्योंकि 25,000 का इनाम इस पर रखा हुआ था। और जो हादसा हुआ मुरादनगर पर, उस पर मुख्यमंत्री बेहद नाराज भी हैं, सख्त भी है और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि लापरवाह अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ ये संदेश देने की कोशिश की है कि कितने भी बड़े पद पर बैठा अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो लापरवाही करता है, अपनी जिम्मेदारी को लेकर गंभीर नहीं है, तो फिर उस पर भी कार्रवाई जरूर होगी।
और बड़ी खबर, अहम खबर जिसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में आज से हो रही है। तो राज्य सरकार का कहना है कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी को पूरी करना चाहती है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य है। तो ऐसे में आज से इसका बड़ा ड्राई रन होने जा रहा है, यानी कि जब भी टीकाकरण शुरू होगा मकर संक्रांति से, उस दौरान कौन कौन सी व्यवस्थाएं बनानी है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो कोल्ड चेन मेंटेन करने की है, क्योंकि जो टीका है काफी ठंडे में रखता है, इसको लगभग 8 डिग्री तापमान पर इसको रखना होता है, तो उसको मेंटेन किया जा रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर आज अधिकारियों के साथ 11 बजे समीक्षा बैठक है, और इस समीक्षा बैठक में ये देखा जाएगा कि कहां कोई कमी है तो उसे दुरुस्त किया जाए और किस तरह से आगे पूरा सिस्टम बनाना है। तो राज्य के जो सभी 75 जिले हैं वहां एक साथ आज मॉक ड्रिल हो रहा है, और एक साथ हर जिले में देखा जाएगा कि व्यवस्थाएं कहां पर कैसी बनानी है। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 5 जनवरी से यूपी में एक साथ 1500 स्थानों पर शुरू होगा। सीएम योगी भी ऐलान कर चुके हैं कि मकर संक्रांति से यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सुरक्षा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन की कार्य योजना पुलिस ने तैयार कर ली है। किसी तरह का पैनिक न हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये व्यापक कार्य योजना पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, और वैक्सीन के भंडारण से लेके संचरण और जब ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, इन सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था हम देंगे। कल राज्य के सभी 75 जिलों में 6-6 अस्पतालों में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त और सभी डीएम को सरकार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। तो जो सरकार की और केंद्र सरकार की कार्य योजना आएगी, उस हिसाब से हम पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा है कि आज से ड्राई रन शुरू हो रहा है, और इस दौरान देखने की कोशिश होगी कि कहां कहां कमियां हैं, ताकि वक्त रहते उनको दुरुस्त कर लिया जाए। हम लोग 75 जनपदों में 6-6 जगह पर अर्बन और ग्रामीण को मिला के हम लोग ड्राई रन पुनः करने जा रहे हैं, क्योंकि एक जगह करने से हमको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए जितना प्रशिक्षण हमने 15-20 दिन से हम करा रहे हैं, उसका सही अंदाज़ा तब लगेगा जब पूरे प्रदेश में जिला अस्पतालों पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और जहाँ जहाँ ये तय किया गया वहाँ इनको करना है। तब वो ड्राई रन में जो कमियाँ होंगी या जो प्रशिक्षण में इन लोगों ने नहीं समझाएगा, उसको हम देखेंगे। और हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तो सीधे राजीव का हम रुख करते हैं। राजीव, वैक्सीन का हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य जहां पर वैक्सीन टीकाकरण ये बड़ी चुनौती है, तो ये सारी चीजें देख लेना चाहते हैं। देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो 2021 के आगाज होते ही जहां हिंदुस्तान ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये चाहते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य में सर्वाधिक जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो वो बेहद सफलता के साथ कराया जाए। और इसी के मद्देनज़र 1 तारीख को वैक्सीन का ऐलान होते ही 2 तारीख को जहाँ राजधानी लखनऊ के 6 स्थानों पर वैक्सीन का ड्राई रन कराया गया था, वहीं आज 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश के करीब 1500 स्थानों पर वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी, इसका जो मेडिकल स्टाफ है, नर्स हैं, आशा बहुएं हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि जब मुख्यमंत्री के ऐलान के मुताबिक मकर संक्रांति से उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो तो किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। इसीलिए ये एक लंबा प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसकी शुरुआत आज से होगी, और ये कोशिश की जाएगी कि आज से 15 तक की अगर कहीं कोई कमियां रह जाती हैं, कोई खामियां हैं या कुछ समझाने में दिक्कत है, तो उसको व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाए, ताकि जिस तरह से कोरोना संकट के दौरान उत्तर प्रदेश ने यूपी में योगी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है, उसी तरह वैक्सीनेशन में भी एक ऐतिहासिक कार्य कर योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से वैक्सीन आने के बाद इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफलता से पूरा किया जाए। बिल्कुल। और राजीव, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य, अगर यहाँ पर कोल्ड चेन मेंटेन हो जाती है, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती है, तो देश के बाकी राज्यों को भी मदद मिलेगी, तो वहां के लिए एक तरह से रोल मॉडल यूपी फिर से बन जाएगा। देखिए, यकीनन जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने के लिए योगी सरकार ने जो कदम उठाए उसकी देश ही नहीं बल्कि दुनिया में तारीफ की गई, उसी तरह अब योगी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर एक पूरे देश के सामने एक अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहती है, जिसकी चलते पूरी तैयारी कर ली गई है। एक एक चीज की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की तय की गई है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद जो संबंधित आला अधिकारी हैं उनके साथ एक अहम बैठक करेंगे
किसकी क्या जिम्मेदारी है। तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी वैक्सीनेशन के इस ड्राई रन को पूरा कराना है, तो वहीं पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो तो वैक्सीन के रखने से लेकर वितरण तक, लगाने तक की कहीं कोई असुविधा ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी उत्तर प्रदेश पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं और पुलिस ने भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज से उसका ड्राई रन किया जाएगा और इस कार्य में उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े स्तर पर पुलिसकर्मियों के साथ होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाई गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि योगी सरकार कोरोना संकट को रोकने की तर्ज पर एक बार फिर वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी ऐतिहासिक तौर पर पूरा करेगी। बिल्कुल राजीव, क्योंकि सबके लिए नई चुनौती है, इतने कम समय में टीका बनना, फिर टीका लगना सबको, तो ऐसे में इस नई चुनौती में कहीं कोई कमी ना रहे, वो आज सारी चीजें देखी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस बहुत ही बड़ी और अहम खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश सरकार की, ताकि जब 14 तारीख से टीकाकरण शुरू हो तो कहीं किसी भी तरह की हड़बड़ी ना हो, मिसमैनेजमेंट ना हो। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आयुष विभाग के कार्यक्रम में मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटे कामयाब अभ्यर्थियों को। इस दौरान नौकरी की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत भी की। तो कार्यक्रम के बाद राज्य को 1100 नए डॉक्टर मिल गए हैं। मैं सबसे पहले आज एक साथ लगभग 1100 चिकित्सकों के चयन की इस प्रक्रिया को पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आयुष विभाग को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि इन्हें एक साथ 1100 चिकित्सक मिले हैं और उन्होंने जिस तत्परता के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के साथ इनको नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, यह प्रदेश के आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने वाले हमारे इन युवाओं के लिए एक अवसर के रूप में है। मैं इसलिए विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी नवचयनित चिकित्सकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। तो बात किसान आंदोलन की, तो कल भी कोई अच्छी खबर नहीं आई, क्योंकि 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही खत्म हो गई और अब 8 जनवरी को अगले दौर की या कहें कि 9वें दौर की बातचीत होगी। तो 2 अहम मांगे जो किसानों की है, उसको लेकर ना तो सरकार का रुख नर्म रहा, ना ही किसानों का। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। अब 8 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी। आज की बैठक में भी 2 अहम मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। 9वें दौर की बातचीत अब 8 जनवरी को होनी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कोई तनातनी नहीं। हमने साफ कह दिया, बिल वापसी के बगैर कोई वो नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भरोसा है कि जल्द ही दोनों पक्षों में बाकी के मुद्दों पर भी बात बन जाएगी। कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरकार लगातार अपील कर रही है कि किसान भीषण ठंड में धरना खत्म कर लौट जाएं। स्वागत है। ब्रेक के बाद मौसम की बात करते हैं। तो इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। अगर नोएडा एनसीआर की बात करें तो यहाँ रुक रुक कर 2 दिन से जो बारिश हुई है उससे हालांकि जो प्रदूषण है वो काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन ठंड भी बढ़ गई है। तो अब अलाव का सहारा है। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों की है जो इस वक्त खुले आसमान के नीचे हैं। इसके अलावा कोहरे की वजह से भी सड़कों पर निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। तो पहाड़ में जो बर्फबारी है उसका असर अमूमन दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है। तो ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। ऊंचाई वाले इलाके जहां लगातार बर्फबारी हो रही है, और इसके अलावा दिल्ली और नोएडा की बात करें या एनसीआर मेरठ गाजियाबाद वगैरह की बात करें, बारिश भी हुई है। तो यही वजह है कि ठंड इस बार ज्यादा है। और चलिए खबर दिखाते हैं आपको हमीरपुर से, जहां पर तमंचे पर डिस्को करने वाला शख्स अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और ये शख्स 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 तमंचों को हाथ में लिए, 4 असलहों को हाथ में लिए ठुमके लगाता, नोट बरसाता नजर आया है। तो जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं ये हमीरपुर के ढंगवा गांव की है, जो कि जरिया इलाके में पड़ता है। और ढंगवा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान देखिए जरा ये युवक जो है वो कैसे पैसों के साथ साथ हथियारों को लहरा रहा है।
एक वीडियो वायरल हुआ है जो संज्ञान में आया है, जिसमें एक लड़का डांस कर रहा है तमंचे लेकर, 4 तमंचे लेकर डांस कर रहा है और जरिया क्षेत्र का ये बताया जाता है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष जरिया को बताया गया है। इस संबंध में जांच की जा रही है, उसकी तलाश की जा रही है और जैसे ही वो मिलता है उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी कि ये जो तमंचे थे वो कहाँ से लाए, कैसे लाए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इटावा पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 41 गाड़ियां जब्त कर एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और इस गैंग के कब्जे से जो गाड़ियां बरामद हुई उनकी कीमत 7 करोड़ आंकी गई है। तो पुलिस का कहना है कि राज्य में ऐसी गाड़ियों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस टीम की, तो इसलिए 1,75,000 का इनाम इस टीम को दिया गया है। तो ये जो गैंग था बड़े ही शातिराना तरीके से काम करता था। ये नागालैंड और मणिपुर जैसे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां ARTO से मिलीभगत कर गाड़ियों को फर्जी तरीके से रजिस्टर करते थे, वहां से NOC लेते थे और इन गाड़ियों को यूपी में रजिस्टर किया जाता था। और ये जो गैंग है वो 2016 से सक्रिय था और इस तरह के काम कर रहा था। SUV टाइप के वो बरामद हम लोगों ने किए हैं। ये गैंग है जो कि नॉर्थ इंडिया के विभिन्न जगहों से गाड़ियों को चोरी किया करते थे, लूटा करते थे तथा स्वयं गाड़ी को चोरी दिखा करके इंश्योरेंस क्लेम किया करते थे और फिर उसको काट दिया करते थे। और उसके बाद ये पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ अधिकारियों से सेटिंग करके वहाँ पर नए चेसिस नंबर के साथ रजिस्टर इसको कर दिया करते थे। और इसके बाद अगली प्रक्रिया ये थी कि वो उत्तर प्रदेश के किसी जनपद के ARTO से संबंध स्थापित करके यहाँ पर ट्रांसफर NOC इशू करा दिया करते थे। तो पुलिस की अक्सर चर्चा होती है तो नकारात्मक बातें ज्यादा होती हैं, लेकिन बाराबंकी की आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ SP अरविंद कुमार चतुर्वेदी ने पूरी तरीके से बदल दी है, जहां थाने लोगों को सेहत के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। बाराबंकी पुलिस का मधु मिशन मिसाल बन चुका है। कोरोना काल में पुलिस कर्मियों की सेहत सुधारने और चौकियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। आज चौकियों में एक तरफ जहां कई क्विंटल शहद का उत्पादन हो रहा है, वहीं कई युवा मोमबत्ती के रोजगार से जुड़कर आजीविका भी कमा रहे हैं। बाराबंकी के SP अरविंद कुमार चतुर्वेदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी, जिसके लिए 31 जगहों पर सर्वे किया गया और फिर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन का काम शुरू करवाया गया। हमने अपने यहाँ के एक प्राइवेट फंड से लोन लिया और उसके माध्यम से हमने ये लगाया। 10 डब्बों की एक यूनिट होती है। उस 10 डब्बों में हमारी जो इनिशियल लागत है वो 40,000 रुपये आती है और इसकी जो एवरेज बचत है वर्ष भर की जो इस पर रिटर्न है वो लगभग 1 लाख रुपए का होता है। 75,000 से 1 लाख डिपेंड करता है ये डिब्बा कहाँ रखा गया है। मधु मिशन का मकसद कोरोना काल में पुलिस कर्मियों को शुद्ध शहद मुहैया करवाना है ताकि उनकी सेहत सलामत रहे। ये कोरोना काल में एक बहुत बड़ा संकट पुलिस पर आया, क्योंकि पुलिस, मेडिकल प्रशासन और सफाई कर्मी फ्रंट रनर्स रहे इस पूरी आपदा के समय पर। और इसमें कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम जिसका जितना स्ट्रांग होगा वो उतना ही बचा रहेगा। शहद अब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो एक इसके पीछे ये भी उद्देश्य था कि हमारे थाने चौकी के जो कर्मी हैं उनको हम शहद दें। एक हमने डिस्पेंसर डिज़ाइन किए हैं जिसमें एक बार में 1 चम्मच शहद निकलता है। हम चाहते हैं हमारे जवान अधिक से अधिक संख्या में नींबू पानी के साथ उसको मिलाकर पिएँ और ये फ्री उनको वितरित किया जा रहा है। प्रत्येक थाने चौकी पर 50 किलो शहद जो निकल रहा है उसको हम रख रहे हैं। मधुमक्खी पालन के जरिए बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश देना भी एक मकसद है। कि उसका मूल प्रयोजन है वो पैसा पुलिस के लिए कमाना और उसका रखरखाव करना नहीं है। मैं चाहता हूँ इससे लोग प्रेरित हों। एक संदेश समाज में देना चाहता हूँ कि जो बेरोजगार हैं, जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास रोज़गार के अन्य अवसर नहीं हैं, वो भी मधुमक्खी पालन के लिए आगे आ सकते हैं और इससे बहुत लाभ होगा। केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन को जो मिशन है इसको कोरोना को देखते हुए विशेष इस पर पैकेज दिया है। इस पर गवर्नमेंट लोन देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। करीब 35% की सब्सिडी है, जिससे हर युवा या कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है और अधिक से अधिक मात्रा में शहद का उत्पादन कर सकता है। मधु मिशन के तहत हर थाने और चौकी में 10-10 बॉक्स लगाए गए हैं। 270 बी बॉक्स से पहले राउंड में 500 किलो से ज्यादा शहद का उत्पादन हो चुका है। जिस लोकेशन पर सरसों, जामुन, लीची, शीशम, नीम, बबूल,
तिल और तुलसी की फसलें हैं, वहाँ पर वैसी ही सुगंध वाला शहद तैयार हो रहा है और फिर उन्हें इन्हीं उपनामों से बाजार में उतारा गया है। रिटेल मार्केट में हमारा टारगेट है लोकल फॉर वोकल, जो हमारा एक आजकल हैशटैग चल रहा है, उसके अंदर हम सारे हनी को बाराबंकी चीज़ें और आसपास के लखनऊ जैसे फैजाबाद लखनऊ यहीं पे हम कंज्यूम करें, और जिससे कि बहुत सारे जो रोजगार हैं, जो चौकीदार भाई हमारे हैं, उनको इनके साथ हमें स्किल इंडिया और जो एक बेरोजगार युवा हैं जो आज कोविड के बाद आजकल वर्क नहीं है, उनको हम इनसे जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे युवा जुड़ भी रहे हैं और बहुत सारे बाराबंकी पुलिस के इस पहल से चौकी और थानों में देख करके लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हम भी ये कार्य करना चाहते हैं। शहद निकलने के बाद जो छत्ते से मोम मिलता है, उससे मोमबत्ती, बी वैक्स क्रीम और साबुन तैयार किए जा रहे हैं, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम, जिससे जिले के युवा स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अनिरुद्ध शुक्ला, न्यूज़ 18, बाराबंकी। और एक बहुत बड़ी खबर और अच्छी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। शिक्षा विभाग में बम्पर भर्तियां होने जा रही। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में अगले 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये अच्छी खबर है। जो जो अभ्यर्थी हैं, जो जो इसके लिए यहाँ पर उपयुक्त हैं, तो वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 15,508 LT ग्रेड और प्रवक्ता पदों पर भर्ती होगी और भर्तियों के लिए इसी महीने विज्ञापन भी जारी हो सकता है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग 90,000 पदों पर बम्पर भर्ती शुरू करेगा और 6 महीने का समय दिया गया है जब भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। तो यही उम्मीद है कि 22 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले बगैर किसी विवाद के, बगैर कोर्ट कचहरी के चक्कर के ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले भर्तियां होंगी। भर्तियों का विज्ञापन इसी महीने में जारी हो जाएगा। प्रशांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। तो प्रशांत, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सीधे सीधे हो और 22 से पहले सब कुछ बगैर कोर्ट कचहरी के पूरा हो जाए। निश्चित रूप से जिस तरीके से योगी सरकार रोजगार को लेकर के बराबर प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, रोजगार को लेकर के तमाम विभागों से वो खाका मांग रही है और रिक्त पदों पर तत्काल प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया गया। ऐसे में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में 90,000 पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए योगी सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया था, विभाग ने उस पर पूरी तरीके से खाका तैयार कर लिया है। इसमें अब 15,508 LT ग्रेड के जो प्रवक्ता पद पर है, सबसे पहले उन पे भर्ती होनी है। साथ में अनएडेड स्कूल के जो 2,971 पद हैं, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू उन पर भर्ती होनी है। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा के जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं, उस पर भी LT ग्रेड के 8,166 पदों पर भर्ती की पहले भी घोषणा सरकार कर चुकी है। प्रवक्ता के 1400 पद हैं, जिसके लिए लोक सेवा आयोग पे अध्याचन जा चुका है। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा परिषद में जो पद रिक्त बचे हुए थे 68,500 के अलावा, उसमें करीब 42,000 की ही भर्ती हो पाई थी। उसको जोड़ करके अब 51,000 सहायक शिक्षक भर्ती फिर से बेसिक शिक्षा विभाग कर सकता है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती जो पूरी तरीके से 67,867 की सूची जो है वो पूरी तरीके से वहां पर ज्वाइनिंग हुई है, वो खत्म हुई है। तो अब ये 51,000 पर बेसिक शिक्षा विभाग ने खाका तैयार करके भेज दिया है। साथ ही साथ जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं बेसिक शिक्षा विभाग परिषद के, उनके जो 5,000 पद खाली हैं, उन पे भर्ती प्रक्रिया हो गई। तो कुल मिला के इस तरीके से ये 90,000 पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो ये शिक्षकों की बिल्कुल प्रशांत, बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया चले ताकि सही समय पर नियुक्ति हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका जानकारी के लिए। तो इसी बड़ी और अहम खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सफर जारी है।